एक गांव में राजू नाम का मुखिया अपनी पत्नी के साथ रहता था और गरीब लोगों की मदद किया करता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बेटियों की जिद करने पर राजू घूमने जाने की योजना बनाता है। कमला, तुमने मुझे ये प्यारी प्यारी 3 बच्चियां दी हैं, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन आपको लड़का नहीं चाहिए था? अरे, मारी छोरियां छोरों से कम है के? देखना, ये तीनों मेरा नाम जरूर रोशन करेंगी एक दिन। अब चलो जल्दी, घूमने चलना है कि नहीं? अगली सुबह राजू अपने परिवार के साथ ट्रेन से घूमने जाने के लिए घर से निकलता है। वो ट्रेन से जा रहे होते हैं और हल्की बारिश हो रही होती है। ट्रेन पहाड़ों के रास्ते से होकर जा रही होती है। पापा, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। देखो ना बाहर कितनी बिजली कड़क रही है। हाँ ईशा, सही कहा। कुछ ही देर में बारिश तेज हो जाती है और बादल फट जाते हैं और सब जगह पानी ही पानी भर जाता है। अरे मर गया रे! ये सब क्या हो गया कमला? क्या हो गया कमला? पानी भरा होने के कारण ट्रेन पटरी से उतर जाती है और नदी में गिर जाती है। कमला और राजू पानी में बहने लगते हैं। कई लोगों की मौत हो जाती है। ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण राजू और कमला पानी में कहीं खो जाते हैं। मेघा बहन, मेरा हाथ मत छोड़ना। छोटी, तुम भी मेरा हाथ पकड़ लो, हम पानी में बहे जा रहे हैं। ईशा दोनों बहनों का हाथ नहीं छोड़ती और पानी में बहते हुए एक टूटे हुए पेड़ के मोटे तने पर तीनों चढ़ जाती हैं। लेकिन राजू और कमला का कुछ पता नहीं चलता। ईशा दीदी, माँ पापा कहाँ बह के चले गए? अब हमारा क्या होगा? हाँ दीदी, चारों तरफ पानी ही पानी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा खुद भी बहुत छोटी होती है और अपने चारों तरफ पानी में लाशों को तैरते देख बहुत डरी होती है और अपनी दोनों छोटी बहनों को देखकर कुछ हिम्मत करके बोलती है, अरे तुम दोनों डरो नहीं, मैं हूँ ना, माँ पापा आ जाएंगे। जैसे हम बच गए हैं वैसे वो भी बच गए होंगे। धीरे धीरे बारिश बंद होती है और पानी कम होने लगता है। फिर तीनों बहनें बहते हुए एक गांव के किनारे पर पहुंचती हैं। उनके कपड़े फटे और गंदे हो जाते हैं। वो गांव के अंदर जाती हैं। गांव के लोग उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, आगे कुछ खाने को मिल जाए। तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। अरे, ये हमारे गांव में 3 भिखारी कहाँ से आ गए? पता नहीं भाई हमको। इतनी बारिश के बाद अब जा कर के तो बादल थमे हैं। चलो अपने अपने काम पे चलो, छोड़ो इनको। अंकल, कुछ खाने को दो ना। अरे छोड़, क्या कर रही है? हम तो खुद ही इतने परेशान हैं। बारिश ने इतना दुखी कर रखा है। चारों तरफ देख, पानी भरा है और ऊपर से तू और आ गई। छोटी रोने लगती है। छोटी, रो नहीं, चुप हो जाओ, चलो यहाँ से। फिर तीनों किसी और के दरवाजे पर जाती हैं और खाना मांगती हैं। अरे कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जावत है। तीनों बहनों को पूरा दिन खाना नहीं मिलता और रात हो जाती है। दीदी, अब हम क्या करें? अब रात भी हो गई है। तभी बारिश फिर से होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। तभी ईशा को एक छप्पर दिखता है। आओ तुम दोनों मेरे साथ। और वो अपनी दोनों बहनों को लेकर उसके नीचे चली जाती है। तुम दोनों आराम से यहाँ बैठो, यहाँ बारिश नहीं आएगी। तभी वहाँ से एक गाड़ी निकलती है जिसमें उस गांव के सरपंच की गर्भवती पत्नी और बच्चा राहुल जा रहे होते हैं। माँ, बस मुझे और नहीं खाना। राहुल बेटा, तुम्हें अच्छा खाना मिलता है तो तुम खाते नहीं हो। पता है कितने गरीबों को खाना तक नसीब नहीं होता। ड्राइवर, गाड़ी रोको जरा। राहुल ने खाना छोड़ दिया, वो कुछ गरीब बच्चे बैठे हैं, उन्हें दे दो। वो ड्राइवर को बचा हुआ खाना दे देती है और तीनों बहनों को देने को कहती है। लेकिन उसे अजीब भी लगता है कि उनके गाँव में ये 3 बच्चियाँ कहाँ से आई। ड्राइवर उन्हें खाना दे आता है। लो, ये खाना ले लो, हमारी मालकिन ने दिया है। ईशा हैरानी से गाड़ी को देखती है। लो, तुम दोनों को भूख लगी थी ना, भगवान ने हमारे लिए खाना भी भेज दिया। मीरा उन्हें ऐसे हाल में देखकर परेशान होती है और ईशा को बुलाती है। तुम यहाँ कैसे आए? इस गांव के तो नहीं लगते हो। ईशा उसे पूरी बात बताती है कि कैसे उनके माँ पापा पानी में बह गए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खाने पीने और रहने का इंतजाम करवा दूंगी। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे ऐसे खाना नहीं ले सकती। मतलब, आप मुझे काम पर रख लो। अच्छा, तुम बहुत स्वाभिमानी लड़की लगती हो।
ठीक है, कल तुम मेरे घर आ जाना। अगले दिन ईशा सरपंच के घर जाती है और उनके घर झाड़ू पोछा और घर के सारे काम करने लगती है। मीरा उसे कुछ पैसे देती है जिससे ईशा एक झोपड़ी किराए पर ले लेती है और तीनों बहनें वहाँ रहने लगती हैं। आंटी, राहुल के पापा कहाँ हैं? मैं जब से आई हूँ वो दिखे ही नहीं। आप ऐसी हालत में अकेली रहती हो? अरे नहीं, वो कुछ काम से 10-15 दिनों के लिए शहर गए थे, आज आने ही वाले हैं। ड्राइवर उन्हें लेने गया है स्टेशन पर। अब तुम घर जाओ, बारिश तेज होने लगी तो घर नहीं जा पाओगी। तुम्हारी दोनों बहनें अकेली हैं घर पर, तो मैं आपको ऐसी हालत में अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अरे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ, आओ ये छाता लेकर जाओ। मीरा आंगन तक जाती है और बारिश की वजह से आंगन गीला होता है, जिसके कारण मीरा का पैर फिसल जाता है। आह, अरे मर गई रे, हाय। ईशा उसे सहारा देकर अंदर लाकर लिटाती है। मीरा को बहुत दर्द होने लगता है। ईशा उसे दवा देती है पर कोई फायदा नहीं होता। देखते ही देखते बारिश तेज होने लगती है। गांव की नदी का पानी बढ़ जाता है और गांव में आने लगता है। नदी के किनारे बने घर उसमें डूबने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या हो गया? भगवान, ये क्या हो रहा है? सारा कुछ बहता जा रहा है, सारा सामान तैरने लगा। चुप कर पागल औरत, सामान को रो रही है। यहाँ मेरे सारे पैसे गीले हो गए। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हो? बोला था कि नदी किनारे झोपड़ी मत बनाओ, थोड़ा खर्च करके गांव के अंदर घर ले लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। हाय रे, इस निकम्मे के चक्कर में मेरे सारे छुपाए पैसे भी गए। अरे अब भागो भी या यहाँ भी लड़ने बैठोगी? अरे साथियों, अपनी अपनी लुंगी उठाओ और भागो भागो। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हरिया, उसकी बीवी और नदी के किनारे बसे हुए गांव वाले जान बचाकर गांव के अंदर की ओर भागते हैं। गांव के अंदर भी घुटनों तक पानी भर जाता है और बहुत तेज बिजली के साथ बारिश होने लगती है। वहीं दूसरी ओर सरपंच भी स्टेशन पर ही फंस जाता है और मीरा को फोन करता है। अरे मीरा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, ड्राइवर मेरे साथ है, तुम ठीक हो ना? नहीं जी, मैं ठीक नहीं हूँ। आप जल्दी आ जाओ, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ड्राइवर भी तो नहीं है, वो आपको लेने गया है। फिर मीरा उसे सब बताती है और तभी फोन कट जाता है और दोबारा नहीं मिलता। ईशा ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और बाहर मदद मांगने जाती है। अरे चल जाए यहाँ से भिखारी, देख नहीं रही बारिश में मेरा सामान डूब रहा है, मैं अपना सामान बचाऊं या तेरी मदद करूं? ईशा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे एक सब्जी का ठेला दिखता है। मुझे इसी पर आंटी को हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो मीरा को ठेले पर लिटाती है और अकेले ही उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रास्ते में बहुत पानी भरा होता है, पर जैसे तैसे मीरा को वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाकर ईशा बेहोश होकर गिर जाती है। अरे इस बच्ची को क्या हुआ? नर्स, दोनों को एडमिट करो जल्दी। मीरा को एक बहुत प्यारी बेटी होती है। रात होते होते बारिश थम जाती है और सरपंच हॉस्पिटल आता है। मीरा और अपनी बेटी को देखकर वो बहुत खुश होता है। मीरा उसे ईशा के बारे में बताती है। अरे नर्स मैडम, वो लड़की जो मेरी पत्नी को लाई थी, वो अब कैसी है? वो अब ठीक है, उसे बस कमजोरी के कारण और बारिश में भीग जाने के कारण बुखार आ गया था, जिससे वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। तभी ईशा वहाँ आ जाती है। सरपंच उसे पहचान लेता है। अरे ईशा बेटी तुम? अंकल आप यहाँ? अरे ये तो मेरे दोस्त की बेटी है, वो दूसरे गांव का मुखिया है। ईशा सब बात सरपंच को बताती है। सरपंच बहुत दुखी होता है, तीनों बहनों को अपने घर पर रखता है और कई दिनों तक राजू और कमला को ढूंढवाता है और बहुत मेहनत करने पर राजू और कमला मिल जाते हैं। मीरा भाभी, आपने मेरी बेटियों को बचा लिया और इतने दिन उन्हें सहारा दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं भाई साहब, अगर आपकी बेटी ना होती तो आज मैं और मेरी ये नन्ही सी बेटी जिंदा नहीं होते। आपकी बेटी सच में बहुत हिम्मत वाली है। फिर दोनों परिवार मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। तभी हरिया आता है। ईशा बिटिया, हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किए थे उस दिन, तभी हमारा घर और सब पैसा चला गया। कोई बात नहीं अंकल, आपको नदी किनारे नहीं रहना चाहिए। पापा इन सब गांव वालों को गांव में ही रहने की जगह दिलवाओ ना। सही कहा बेटी, आज से कोई भी गांव वाला नदी किनारे जाकर नहीं रहेगा। बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन नदी किनारे घर बनाकर रहेंगे
तो हमारी जान जाएगी ही। फिर राजू और कमला अपनी तीनों बच्चियों के साथ अपने गांव हंसी खुशी लौट जाते हैं।